Hello everyone, welcome to our channel P Talks and hopefully you all are doing well. So आज की वीडियो में I'm going to discuss about physical interview questions जो कि various institutes में पूछे गए हैं in PhD interviews. तो आप लोगों को इससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि फिजिकल में कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. फिजिकल में आपको ना ग्राफ्स का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है. ऑल्दो मैंने फिजिकल का इंटरव्यू अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है, बट ये क्वेश्चंस मैंने मेरे बैचमेट्स और फ्रेंड्स से लिए हैं. तो आपको उनसे उनका मेनली यही कहना था कि फिजिकल में ग्राफ्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एंड उसके साथ साथ डेरिवेशन भी जो ज़्यादा बड़ी नहीं, मतलब थोड़ी छोटी छोटी होती हैं, वो डेरिवेशन भी करवा के देखी जाती है. ओके, और ग्राफ्स का बहुत ज़्यादा ध्यान देना. सो लेट्स स्टार्ट विद काइनेटिक्स. तो पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जैसे कि ए इज इन इक्विलिब्रियम विद बी. तो इसमें था कि टी हाफ पे ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा. ठीक है, तो ये पूछा गया था. नेक्स्ट इज आपसे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ बनवा के देखा था कि आपको प्लॉट करना है डेल्टा जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में. नेक्स्ट इज ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, बहुत फेमस है. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है. 3 to 4 स्टूडेंट्स ने मेरे को ये बताया था कि ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी उनसे पूछी गई है. देन और ये वाई थर्मोडायनामिक्स इज अप्लाइड व्हाइल डिराइविंग रेट कांस्टेंट इक्वेशन इन टीएसटी, ये भी तीन या चार बार पूछा गया है. ओके, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में. नेक्स्ट इज जबलॉन्स्की डायग्राम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है. इसके अंदर जो ट्रांजिशंस होते हैं, एब्जॉर्प्शन, एमिशन, रेडिएटिव, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस, वो अच्छे से देखने की कौन से रेडिएटिव है, कौन से नॉन रेडिएटिव है, कौन सा फास्टर है, कौन सा स्लोअर है. एंड फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेंस के बीच में डिफरेंस पूछा गया था कि इनमें से फास्टर कौन सा है और स्लो कौन सा है, और फ्लोरेसेंस कौन सा ट्रांजिशन होता है एंड फॉस्फोरेंस कौन सा ट्रांजिशन होता है. ओके, सो ये अच्छे से कर लेना. नेक्स्ट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है जो, उसमें आपका जो ग्राफ होता है बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम, तो वो जो ग्राफ होता है वो आपका ये वाला होता है, राइट. तो इसमें पूछा गया था कि ये जो ग्राफ है वो आपका इस वाई एक्सिस के साथ कट क्यों है, टच है नहीं है, तो ऐसा क्यों होता है, वाई एक्सिस से ही बिगिन क्यों होता है, ये थोड़ा सा हट के क्यों बिगिन स्टार्ट नहीं होता. ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था. because obviously time zero पे concentration of reactant will be some finite value ना. ऐसा नहीं है कि zero time पे infinite concentration होगा reactant का, ऐसा नहीं हो सकता ना. so this was the reason. next is A to B, B to C. ये सीरीज रिएक्शन जो होती है सिक्वेंशियल, उसमें K1 और K2 आपको रेट कांस्टेंट गिवन थे दोनों स्टेप के. नेक्स्ट गिवन था कि if K1 is greater than K2 then what is the concentration of Bt. that means जो ये B बना है उसका concentration क्या होगा, उसका डिराइव करना था. एंड अगर इस सिचुएशन पे यानी K1 is greater than K2 में स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन वैलिड है या नहीं है. ओके, तो ऑब्वियसली स्टेडी स्टेट कब लगता है, जब हमारा K2 is greater than K1 होता है, बिकॉज जितना धीरे धीरे B बनेगा उतना ही फास्टली B सी में कन्वर्ट हो जाएगा. तो उस केस में स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगता है, तो यहाँ पे नहीं लगेगी वो. नेक्स्ट इज फाइंड द टाइम एट विच बीटी रीचेस मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन. तो ये भी पूछा गया था, आपसे पहले कॉन्सेंट्रेशन पूछा कि बीटी का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा एंड देन कौन से टाइम पे बीटी का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होगा. ओके, तो ये चीजें पूछी गई थी. नेक्स्ट इज बियर लैम्बर्ट्स लॉ, बहुत अच्छे से देख लेना, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं ईच एंड एवरीथिंग. ओके, तो इसमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं, कौन सी ऑप्टिमल कंडीशंस होती है जहाँ पे ये वैलिड होता है. नेक्स्ट एब्जॉर्बेंस, ट्रांसमिटेंस, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट क्या होता है, एब्जॉर्बेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. तो ये चीज़ बहुत अच्छे से आप पढ़ लेना और समझ लेना. ठीक है. नेक्स्ट इज आर्हेनियस इक्वेशन किस कंडीशन में फॉलो नहीं होती. आर्हेनियस इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होती है ना, तो वो कुछ फर्स्ट ऑर्डर के अलावा जो ऑर्डर रिएक्शन होती है उसमें आर्हेनियस इक्वेशन फॉलो नहीं होती.
नेक्स्ट इज वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन एंड क्वांटम इल्ड पूछी गई थी कि क्या होती है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना। जो भी आप टॉपिक पढ़ते हो ना, तो उसका कोई भी स्टार्ट करते हो, क्वांटम इल्ड आपने स्टार्ट किया, तो जस्ट जो आप न्यूमेरिकल्स वगैरह स्टार्ट करते हो वो चीजें सिर्फ फॉर्मूला मत रटना, एक बार उसको ब्रीफली समझ लेना कि आखिर होता क्या है, समझ लेना, उसका कंसेप्ट एक बार क्लियर कर लेना। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपसे वो थोड़ा घुमा के कुछ पूछे और आप फिर एकदम वहां पे जिप हो जाओ। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्राफ्स। y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स होगा तो कैसा ग्राफ बनेगा, एंड अगर x के माइनस x को मॉड्यूलस करके लिखा जाए तो फिर y और x के बीच में कैसा ग्राफ होगा, और y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो y और x के बीच में कैसा ग्राफ होगा। ओके, तो ये आप अच्छे से ग्राफ्स आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कैसे बनते हैं, कैसे सिग्मोइडल बनता है और ये सब। नेक्स्ट इज फाइंड डेरिवेटिव्स ऑफ 3 इक्वेशन। ये जो तीनों इक्वेशंस दी गई हैं इनका आपने डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव निकालने के बाद जो इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग और y और x में क्या प्लॉट बनेगा। ठीक है, देन पूछा गया था कि किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव हो सकती है या नहीं। ओके, नेक्स्ट इज क्वांटम। मतलब अगर आप कोई भी टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो क्वांटम या फिर काइनेटिक्स, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, अगर आप फिजिकल का या फिर किसी भी केमिस्ट्री का, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का इंटरव्यू फेस कर रहे हो, तो मोस्टली वो पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछने के लिए आप कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करके लाए हो। ओके, तो आप ऑब्वियसली आप कुछ बोलोगे ना, ऐसे नहीं है कि हाँ कुछ भी पूछ लीजिए, तो ऑब्वियसली उनके आगे फिर रेंज बहुत ज्यादा हो जाती कि उनके पास वो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, राइट। और आपका ऑब्वियसली इतना इतनी बड़ी फिजिकल केमिस्ट्री में हर एक जगह पे आपकी एक्सपर्ट नहीं होगी ना, तो इसलिए आप मिनिमम 2 टॉपिक्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, ताकि उसको आप एक एक पॉइंट डिटेल में पढ़ के जाओगे, ताकि इंटरव्यूअर जब आपसे पूछे तो आप उनको अच्छे से हैंडल कर पाओ। ओके, अगर आपने क्वांटम पढ़ी है तो उसका हर एक जो सिस्टम है, हाइड्रोजन एटम, SHO, पार्टिकल इन बॉक्स, तो ये बहुत अच्छे से करके जाना। ठीक है, इसमें पूछा गया था हैमिल्टोनियन इक्वेशन बताइए फॉर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड फॉर अ पार्टिकल इन अ बॉक्स। तो ये हर सिस्टम के लिए आपको हैमिल्टोनियन इक्वेशन पता होनी चाहिए कि वेव फंक्शन, उनकी प्रोबेबिलिटी डायग्राम, एनर्जी लेवल्स, डीजेनरेसी, और फिर एनर्जी लेवल्स में जैसे जैसे हम लेवल इंक्रीज करते जाते हैं तो एनर्जी लेवल में जो गैप है वो इंक्रीज होता जाता है या फिर कांस्टेंट रहता है या फिर डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको कंपैरिजन पता होना चाहिए। कंपैरिजन इन द केस SHO में हमारा जो गैप है वो कांस्टेंट रहता है, हाइड्रोजन में डिक्रीज होता जाता है, एंड पार्टिकल इन बॉक्स में इंक्रीज होता जाता है। तो ये हर एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपको। नेक्स्ट पूछा गया था कि हैमिल्टोनियन फॉर हाइड्रोजन एटम हैविंग अ न्यूक्लियस एंड 1 इलेक्ट्रॉन, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टनलिंग इफेक्ट। टनलिंग इफेक्ट जो है ऑब्वियसली उसका जो लास्ट वाला फॉर्मूला है वो आपको याद होगा, बट ऐसा हम ये चीजें क्यों कर रहे हैं। आप टनलिंग इफेक्ट जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो ना, तो आप क्या करते हो कि हाँ इस फॉर्मूला से क्वेश्चन आते हैं, ये फॉर्मूला याद रखते हैं। ठीक है, इसमें से पुट हो जाएगा और निकल जाएगा, बट फिजिकल सिग्निफिकेंस पता होनी चाहिए कि आखिर हम है क्या, इस बेसिकली टनलिंग इफेक्ट में है क्या, तो वो आप अच्छे से देख लेना। ड्रॉ द वेव फंक्शंस, जो 3 रीजन होते हैं 1, 2 एंड 3, तो उनमें जो अलग अलग वेव फंक्शंस बनेंगे अंडर वेरियस कंडीशंस कौन सी, जो पोटेंशियल बैरियर होता है, अगर पोटेंशियल एनर्जी से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कम है, काइनेटिक एनर्जी कम है, ज्यादा है, जीरो है, तो वो डिफरेंट जो कंडीशंस है उन हर एक कंडीशन में जो वेव फंक्शन बनेगा रीजन 1 और 2 में, वो कैसे कैसे बनेगा, कैसे वेरी करेगा, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रटनी नहीं है, रटोगे तो फंस जाओगे। ठीक है, बट अगर समझ के करोगे तो आपको फिर याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि एक बार समझी हुई चीज रटनी नहीं पड़ती, रटी हुई चीज बहुत बार याद करनी पड़ती है, बिकॉज भूल जाते हैं। नेक्स्ट इज इक्वेशन गिवन है ये एच साई इज इक्वल टू ई साई, जहाँ पे आपको वेव फंक्शन गिवन है e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर पूछा गया था कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग v की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो वो आपको डिराइव करके फिर
आंसर निकाल के दिखाना था। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें आपको निकालनी आनी चाहिए। नेक्स्ट इज 1D बॉक्स में वही एनर्जी लेवल्स, डीजनरेसी, वेव फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डायग्राम पूछा गया था। तो आपको हर एक क्वांटम सिस्टम के बारे में ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर आप क्वांटम लाइक वहां पे बोल रहे हो कि यू हैव प्रिपेयर्ड क्वांटम फॉर द इंटरव्यू, तो ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ये तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये पूछ के और उसके बाद ये पूछा गया था कि अगर आपको कुछ डिफरेंट बाउंड्री कंडीशन दी गई थी, जिनसे मैंने क्वेश्चन मतलब जिन्होंने मुझे ये क्वेश्चन बताया था उनको वो एग्जैक्टली बाउंड्री कंडीशन याद नहीं थी, तो कुछ बाउंड्री कंडीशन डिफरेंट दी गई थी, तो उसके अकॉर्डिंग श्रोडिंगर इक्वेशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा वो पूछा गया था। नेक्स्ट इज जो ये द क्वेश्चन e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऐसा कोई रिलेशनशिप है मतलब वेव फंक्शन में आता है ये चीज किसी भी क्वांटम फंक्शन में, लाइक पार्टिकल बॉक्स एसएचओ हाइड्रोजन, तो ये आई थिंक एसएचओ में आता है। ठीक है, तो आपको रिलेशनशिप पता होनी चाहिए कि कैसी है रिलेशनशिप। नेक्स्ट है परटर्बेशन थ्योरी पूछी गई थी कि एक्सप्लेन परटर्बेशन थ्योरी, तो आपको सिर्फ फॉर्मूला पे ध्यान नहीं देना, बिकॉज आपको वहाँ पे न्यूमेरिकल सोल्व नहीं करने, वहाँ पे आपको रीजन वाले क्वेश्चंस फेस करने पड़ेंगे एंड कुछ एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। तो कोई भी टॉपिक आप शुरू करते हो तो उसको पहले ब्रीफली जान लेना आखिर इस टॉपिक के अंदर है क्या। ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो ये एनालिटिकल टेक्निक्स होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, मोस्टली पूछी जाती हैं। साइक्लिक वोल्टामेट्री बहुत पूछी जाती है, पोटेंशियोमेट्री पूछी गई थी, एंड फिर इसमें ग्राफ बनवा के देखा था कि करंट और वोल्टेज के बीच में कैसे लाइक ग्राफ बनेगा, तो वो प्लॉट करना था। नेक्स्ट इज नर्न्स इक्वेशन पूछी थी, लाइक राइट डाउन द नर्न्स इक्वेशन। देन पूछी थी कि वेयर इट इज एप्लीकेबल, किस कंडीशन में ये एप्लीकेबल होती है, लाइक ये आई थिंक काइनेटिक कंडीशन जब होती है तब उसमें एप्लीकेबल नहीं होती, थर्मोडायनेमिक में होती है, तो वो आप देख लेना। ग्राफ जो हमारे कंडक्टेंस वाले ग्राफ होते हैं कि हमने टाइट्रेंट और एनालाइट लिया, वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब ऐसे सारे उन सभी सिचुएशन के ग्राफ आपको पता होने चाहिए, रटने नहीं है, समझ के कि हम ऐसे करके मतलब स्ट्रेट क्यों कर रहे हैं, तो वो चीज अब अगर आप समझोगे ना, इन केस आपने वहां ग्राफ सही बना भी दिया, मान लो तुक्का लग गया कि आपसे ग्राफ सही बन गया, ठीक है, देन उनसे वो आपसे पूछेंगे कि आपने ये स्ट्रेट लाइन क्यों बनाई है, देन क्या जवाब दोगे कि ऐसे ही याद था, नहीं ना, तो वो आपको पता होना चाहिए उसके पीछे का रीजन कि आपने इसको स्ट्रेट लाइन क्यों बनाया है, इसको आपने कांस्टेंट क्यों बनाया है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्यों बनाया है, पैरेलल टू वाई एक्सिस क्यों बनाया है, तो वो आपको रीजंस अच्छे से पता होने चाहिए, बिकॉज वहां अदरवाइज आप फंस जाओगे वहां पे। नेक्स्ट इज, ये मैंने थोड़ा सेटअप थोड़ा गंदा सा बनाया है, तो ये आपको एक सेल गिवन था, ठीक है, और सॉरी यहाँ पे ना मिस हो गया मुझसे, यहाँ पे ये लेफ्ट वाली साइड में हाफ सेल में आपको गिवन था कि कॉपर 2+ आयन विद x मोलर कॉन्सेंट्रेशन, एंड राइट साइड में लिखा था कॉपर 2+ आयन विद y मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, तो ये एनोड थी ये कैथोड थी। देन पूछा गया था कि इस सेटअप को हम क्या बोलेंगे, तो एक कॉन्सेंट्रेशन सेल होता है ना जहाँ पे कि जो हमारा आयन होता है वो सेम होता है, कॉपर 2+ है दोनों साइड, बट दोनों साइड कंसंट्रेशन डिफरेंट है, तो ये कंसंट्रेशन सेल्स होती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था अच्छा ओके, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन सेल आप बता सकते हो, तो जो हमारी इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल होती है, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल होती है, तो उनको फिर डिफाइन करना था, लाइक एक्सप्लेन करना था कि इनमें क्या क्या अलग चीज होंगी, ठीक है, तो वो आप अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट इज देन ई नोट सेल की वैल्यू पूछी गई थी कि इस जो ये सेटअप है इसमें ई नोट सेल की वैल्यू क्या होगी, तो ई नोट सेल हमारा क्या होता है, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड, राइट, तो जो हमारी ई नोट की वैल्यू होती है हर एक आयन के लिए कांस्टेंट रहती है ना, अगर कॉपर 2+ की बात करते हैं तो कॉपर 2+ के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो कैथोड पे भी सेम होगा और एनोड पे भी सेम होगा, तो ई नोट ऑफ कॉपर 2+ एट कैथोड एंड ई नोट ऑफ कॉपर 2+ एट एनोड वो दोनों सेम वैल्यू होंगे ना, तो दोनों कैंसिल आउट होके ई नोट सेल 0 हो जाता है फॉर कंसंट्रेशन सेल, बिकॉज ई नोट सेल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है।
नेक्स्ट इज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, ये आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो कैसे होगी। ट्रांसफरेंस और नॉन ट्रांसफरेंस कंसंट्रेशन सेल के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। देन लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल पूछा गया था कि इसको डिफाइन कीजिए। देखो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल आपको पता है क्या होता है, बट एक डेफिनेशन में 2 लाइन में आप कैसे बोलने वाले हो एक बार जरूर अच्छे से याद कर लेना। ओके, नेक्स्ट इज ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी अगर आप बोलते हो ना तो आपसे ऑब्वियसली फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि कोई आपको मॉलिक्यूल दिया जाता है और आपसे उसका पॉइंट ग्रुप पूछा जाता है, लाइक B2H6, फेरोसिन, FeCO5, ये लाइक पूछे गए हैं और भी पूछे जा सकते हैं। और ऐसा तो आपको इनके स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। फेरोसिन आपने नाम सुना है, बट इसका जब तक आपको स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो पॉइंट ग्रुप कैसे निकालोगे, कैसे उसको इमेजिन करोगे कि उसमें कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो इसलिए, और ऐसा नहीं है कि बहुत ही अजीबोगरीब मॉलिक्यूल्स दे दिए जाते हैं, बहुत कॉमन जो एज एक्सपेक्टेड है कि आपको उसका स्ट्रक्चर पता होगा। ठीक है, लाइक B2H6 का ऑब्वियसली आपको स्ट्रक्चर पता होगा, FeCO5 का, फेरोसिन का। ठीक है, तो उनका फिर पॉइंट ग्रुप पूछा जाता है। देन पॉइंट ग्रुप बताने के बाद फिर उनके सिमेट्री एलिमेंट्स पूछे जाते हैं, लाइक D5H है तो इसमें कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे तो आपको बताने होंगे। देन जैसे कि FeCO5 में जो सिमेट्री एलिमेंट है उसमें SN ऑपरेशन है या नहीं है, अगर है तो फिर कौन से SN ऑपरेशन है। ठीक है, तो वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है, CaCl, फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड, वुडसाइड, एंड ये सब स्ट्रक्चर्स आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। कैटायन कौन सी साइड पे आ रहे हैं, एनायन कौन सी साइड पे आ रहे हैं, कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, और कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में। तो ये बहुत अच्छे से करना। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वॉइड पूछा गया था इन 2D अरेंजमेंट। लाइक 2D अरेंजमेंट में दो ही पॉसिबिलिटी है ना, लैटिस पॉइंट्स एक लेयर बनाई, नेक्स्ट लेयर एज इट इज फर्स्ट लेयर के नीचे होगी। ठीक है, तो उसमें आई थिंक वॉइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 4 होता है। बट दूसरा अरेंजमेंट होता है कि एक लेयर बनाई आपने बॉल्स रख के, सेकेंड लेयर में जो बॉल्स रखोगे आप, मतलब लैटिस पॉइंट्स जो होंगे वो आपके फर्स्ट लेयर के जो पिट्स बनेंगे वहां पे रखे जाएंगे। तो उस केस में आई थिंक वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है। तो ये चीज ध्यान रखना कि कोऑर्डिनेशन नंबर वॉइड का पूछा गया है या फिर किसी लैटिस पॉइंट का पूछा गया है। वॉइड मतलब स्पेस, जो स्पेस जनरेट होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, उस स्पेस के कितने लैटिस पॉइंट्स लगे हुए हैं वो पूछा जाएगा। अगर लैटिस पॉइंट का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया है, दैट मीन्स आपको बताना है एक पर्टिकुलर लैटिस साइड कितनी और सराउंडिंग लाइक एटम से टच्ड है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अच्छे से देख लेना अरेंजमेंट्स भी। नेक्स्ट इज शॉर्टकट डिफेक्ट, फ्रंटल डिफेक्ट्स पूछे गए थे, बहुत कॉमन है। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट्स पूछे गए थे। देन पैकिंग फ्रैक्शन पूछी गई थी कि लाइक व्हाट इज दिस पैकिंग फ्रैक्शन। तो वो जब आपने फॉर्मूला ध्यान दिया होता है राइट, तो हाउ इट इज कैलकुलेटेड वो भी बता सकते हो। देन सबसे ज्यादा पैकिंग फ्रैक्शन किस में होती है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट एफ सेंटर बहुत पूछा जाता है, ये भी आई थिंक 2 या 3 स्टूडेंट से पूछा गया था एफ सेंटर के बारे में। और फर्मी एनर्जी लेवल्स भी पूछे गए थे, लाइक डिफाइन फर्मी एनर्जी लेवल्स। सो ये था अबाउट सॉलिड स्टेट, एंड यही क्वेश्चंस मुझे लाइक जो पूछे गए थे इतने ही मिले। मुझे थर्मोडायनेमिक्स से कोई क्वेश्चन नहीं मिला, एंड पॉलीमर और सरफेस से भी नहीं, बट आप इनको पढ़ लेना अच्छे से। लाइक थर्मोडायनेमिक्स में आपको हर एक रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए। एंट्रोपी, रेजिडुअल एंट्रोपी क्या होती है, देन एंथैल्पी, मतलब कि सब कुछ आप ब्रीफली थोड़ा पढ़ लेना। देन पॉलीमर और सरफेस केमिस्ट्री को भी, मतलब बहुत डिटेल नहीं तो एटलीस्ट एक ब्रीफ आइडिया ले लेना, ताकि अगर कोई इजी क्वेश्चन पूछा जाए तो एटलीस्ट वो आप बता पाओ। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आपको थोड़ा बेसिक आइडिया भी नहीं है। ओके, सो या दैट वाज अबाउट फिजिकल क्वेश्चंस। तो होपफुली आपके पास अब तीनों ही केमिस्ट्री के, लाइक फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, तीनों के ही इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। आपको एक आइडिया मिल गया है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऑब्वियसली इनमें आई डोंट थिंक कि इनमें से, मतलब तीनों में से ही कोई ऐसा क्वेश्चन है कि जो आपके आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं पूछा जाता, बहुत बेसिक कंसेप्ट्स पूछे जाते हैं कि आपने रट के ये JRF क्लियर किया है या फिर समझ के किया है। ओके, तो बस
Just prepare well and all the very best. Tata, bye bye, and see you.